नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिमालय क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कृषि रसायन का मॉडल प्रश्न पत्र, यानी 12th एग्रीकल्चर में जो एक सब्जेक्ट है एग्री केमिस्ट्री, जिसको हम कहते हैं कृषि रसायन, इसके मॉडल पेपर के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम वीडियो की। और वीडियो में जाने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, तथा यदि आप इस जो प्रश्न पत्र की PDF लेना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताएं, अन्यथा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपना मॉडल प्रश्न पत्र कृषि रसायन 2021-22। ये जो प्रश्न पत्र है वो पूरा 56 नंबर का है और इसका जो टाइम है वो 3.25 घंटे है। ये प्रश्न पत्र पूरा बोर्ड के पैटर्न पर आधारित है, यानी जो भी बोर्ड में प्रश्न पूछे जाते हैं उस तरह से ही इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न जो हमारा है वो प्रश्न पत्र के खंड आ का है, और यह जो प्रश्न पत्र है वो 4 खंडों में विभाजित है, और प्रत्येक प्रश्न के जो अंक हैं उस प्रश्न के आगे अंकित हैं। जैसे मान लो 1 से लेकर के 13 नंबर के जो प्रश्न हैं वो एक एक अंक के हैं, तो सभी के सामने उनके अंक अंकित हैं। जैसे एक एक यहाँ हैं तो ये सभी प्रश्नों के अंक हैं। हम बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो अपना जो पहला प्रश्न है वो है मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों के नाम लिखिए। यानी इस प्रश्न में आपको मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों के नाम लिखने हैं। वो 2 कारक कौन से भी हो सकते हैं, जैसे मैं बात करूं जलवायु, जैवमंडल, स्थलाकृति, कोई भी 2 कारकों के आपको इसमें नाम लिखने हैं। आगे मैं दूसरे प्रश्न की बात करूं तो दूसरा प्रश्न है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले किन्हीं 2 जीवाणुओं के नाम लिखिए। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले किन्हीं 2 जीवाणुओं के नाम। अब देखो यहाँ इसका जो आंसर होगा वो होगा नोस्टॉक और एनावीना। यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु बताने हैं, और 2 जीवाणु हैं नोस्टॉक और एनावीना। तीसरे प्रश्न की अगर हम बात करें, मृदा कोलाइड क्या है, परिभाषित कीजिए। मृदा कोलाइड क्या है, परिभाषित कीजिए। तो मृदा कोलाइड क्या है, ये एक मृदा कोलाइड है, मृदा में पाए जाने वाले भूरे रंग के पदार्थ को क्या कहा जाता है, मृदा ह्यूमस या मृदा कोलाइड कहा जाता है। अपना जो अगला प्रश्न है वो है अम्लीय मृदा में उगाई जाने वाली किन्हीं 2 फसलों के नाम लिखिए। अम्लीय मृदा में उगाई जाने वाली किन्हीं 2 फसलों के नाम बताने हैं। अब 2 फसलें कौन कौन सी हैं जो अम्लीय मृदा में उगाई जाती हैं, तो एक तो हम कह सकते हैं धान किस में उगाई जाती है, अम्लीय मृदा में उगाई जा सकती है। दूसरे हम बता सकते हैं गन्ना भी किस में उगाया जाता है, अम्लीय मृदा में उगाया जाता है। आगे हम कह सकते हैं चाय भी अम्लीय मृदा में उगाई जाती है। जिन फसलों को अधिक पानी की आवश्यकता होगी वो सभी फसलें अम्लीय मृदा में उगाई जा सकती हैं। आगे प्रश्न की बात करें, धान की फसल हेतु उपयुक्त मृदा pH क्या है। धान की फसल हेतु उपयुक्त मृदा pH, हम धान की फसल की बात कर रहे हैं तो इसकी जो pH होता है वो 4 से 6 होता है, या हम कह सकते हैं 4.5 से 6.5। धान की फसल 4 से 6 pH पर उगाई जा सकती है। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला और जो अपना 6वां प्रश्न है, 5वें प्रश्न तक हम पहुंच गए हैं। आगे हम बात करते हैं 6वें प्रश्न की। तो अपना 6वां प्रश्न है पादपों के लिए आवश्यक मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं। पादपों के लिए आवश्यक मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं। अब देखिए मुख्य पोषक तत्व की अगर हम बात करें तो 3 होते हैं, NP और K, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। जो तीनों ही तत्व हैं वो क्या है, पादपों के लिए आवश्यक मुख्य पोषक तत्व हैं। आगे हम बात करें MOP उर्वरक का रासायनिक नाम लिखिए। MOP को कहा जाता है म्यूरेट ऑफ पोटास। इसका हमें रासायनिक नाम लिखना है, तो इसका रासायनिक नाम है पोटेशियम क्लोराइड, या इसका जो सूत्र होता है वो होता है KCl। क्या होता है, KCl, जिसको हम कह देते हैं पोटेशियम क्लोराइड। इसका रासायनिक नाम क्या होगा, पोटेशियम क्लोराइड, और अगर रासायनिक सूत्र की बात किया तो वो होगा KCl। आगे इसी तरह से अगर हम बात करें, वर्मी कंपोस्ट में मुख्य पोषक तत्वों की प्रतिशत मात्रा क्या है। वर्मी कंपोस्ट में मुख्य पोषक तत्वों की प्रतिशत मात्रा, ये पूछ रहा है कि वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम कितनी कितनी मात्रा में पाया जाता है। तो अगर हम बात करें वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन की तो वो पाई जाती है 1.5 से 2.5%। अगर हम बात करें फास्फोरस की तो लगभग 1%। अगर पोटास की बात करें तो 0.8 से 1% तक पाई जाती है। आगे हम बात करें 9वें प्रश्न में, गाय व भैंस के दूध की मिलावट का परीक्षण किया जाता है। गाय व
भैंस के दूध की मिलावट का परीक्षण किया जाता है? तो इसके लिए जो परीक्षण करते हैं वो है हंसा परीक्षण। गाय और भैंस के दूध की मिलावट का परीक्षण हंसा परीक्षण कहलाता है। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है पाश्चुरीकरण क्या है? पाश्चुरीकरण क्या है? देखिए, पाश्चुरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें हम किसी पदार्थ को पहले गर्म करते हैं और गर्म करने के तुरंत पश्चात क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, जिससे क्या होता है, उस पदार्थ के अंदर उपस्थित हानिकारक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं और इस क्रिया को हम क्या कह देते हैं, पाश्चुरीकरण कहते हैं। इसकी खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो ये हो गया पाश्चुरीकरण। आगे हम बात करें अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है गोबर खाद के अवयव कौन कौन से होते हैं, लिखिए। गोबर खाद के अवयव कौन कौन से होते हैं, लिखिए। अब हमें गोबर खाद के अवयव बताने हैं, तो इसके 3 अवयव होते हैं, गोबर, मूत्र और बिछावन। कितने अवयव होते हैं? 3, गोबर, मूत्र और बिछावन। आगे हम बात करें 12वां प्रश्न, तो वो है राजस्थान की जलवायु में किस प्रजाति के केंचुए पाए जाते हैं? राजस्थान की जलवायु में किस प्रजाति के केंचुए पाए जाते हैं? अगर मैं आंसर की बात करूं तो राजस्थान की जो जलवायु है वहाँ जो केंचुए पाए जाते हैं वो आइसिनिया फोइटिडा नामक केंचुए पाए जाते हैं। कौन से? आइसिनिया फोइटिडा नामक केंचुए सर्वाधिक पाए जाते हैं। आगे हम बात करें 13वां प्रश्न, अम्लीय मृदा निर्माण के 2 कारण लिखिए। यहाँ आपको अम्लीय मृदा निर्माण के 2 कारण लिखने हैं। अम्लीय मृदा निर्माण के 2 कारण। देखो, अम्लीय मृदा का निर्माण कौन कौन से क्षेत्रों में होता है? सबसे पहले तो ये कारण हो जाएगा कि जिन क्षेत्रों की मृदा में जल की अधिकता होती है वहाँ अम्लीय मृदा का निर्माण होता है। दूसरा, जहाँ जल निकास की सुविधा नहीं होगी वहाँ अम्लीय मृदा का निर्माण होगा। यानी एक तो जल भराव की स्थिति जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ, और एक जहाँ जल निकास की सुविधा नहीं है वहाँ क्या होगा, अम्लीय मृदा का निर्माण होगा। आगे तीसरा भी हम कह सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है वहाँ ज़्यादातर अम्लीय मृदाएं विकसित होती हैं। तो ये अपने जो 13 प्रश्न थे वो थे भाखंड अ के या सेक्शन ए, जिसमें 13 प्रश्न थे और सभी प्रश्न 1-1 नंबर के थे। अब हम बात करें सेक्शन बी, अपना जो दूसरा सेक्शन आता है वो है सेक्शन बी। और सेक्शन बी में जो भी प्रश्न होंगे वो प्रश्न 2-2 अंक के होंगे, जैसा कि सभी के आगे अंकित है 2 अंक, यानी सभी प्रश्न 2-2 अंक के होंगे सेक्शन बी में। तो हम बात करते हैं 14वें प्रश्न की। अपना 14वां प्रश्न है विभिन्न पादपों में आयन विनिमय के महत्व को समझाइए। विभिन्न पादपों में आयन विनिमय का महत्व, ये अर्धवार्षिक में भी पूछा गया था और हमने ये इसमें पेपर में भी डाला है। अब देखो, आयन विनिमय का महत्व क्या होता है? आयन विनिमय के द्वारा मृदा से पोषक तत्व पादपों को प्राप्त होते हैं। आयन विनिमय के द्वारा मृदा से पादपों को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और आयन विनिमय के ही द्वारा पादप के विभिन्न भागों में पोषक तत्वों का संचरण होता है। इसका ये महत्व हो गया। आगे हम बात करें मृदा में उपस्थित, यानी मृदा में प्रतिशत बेस संतृप्ति क्या है, समझाइए। मृदा में प्रतिशत बेस संतृप्ति क्या है, समझाइए। अब देखो, प्रतिशत बेस संतृप्ति है कि मृदा की ऊपरी सतह पर जो क्षारों की मात्रा पाई जाती है उसकी प्रतिशतता को ही क्या कहते हैं, प्रतिशत बेस संतृप्ति कहते हैं। आगे हम बात करें 16वां प्रश्न, तो वो है दोहन पदार्थ क्या होते हैं? एक अच्छे दोहन पदार्थ के गुण लिखिए। दोहन पदार्थ क्या है? दोहन पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग पशुशाला में बर्तनों की सफाई के लिए किया जाता है। यानी पशुशाला में जो बर्तनों की सफाई की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, दोहन पदार्थ कहते हैं। जिन पदार्थों के द्वारा पशुशाला के बर्तनों की सफाई की जाती है उनको दोहन पदार्थ कहा जाता है। एक अच्छे दोहन पदार्थ के गुण क्या क्या होने चाहिए? अच्छा दोहन पदार्थ पहले तो क्या होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, उसके बाद सर्वसुलभ होना चाहिए, उसके बाद बर्तन में किसी प्रकार के अवशेष नहीं छोड़ने वाला होना चाहिए। आपको कोई भी 2 गुण यहाँ पर लिखने हैं। आगे हम बात करें 17वें प्रश्न की, तो 17वां प्रश्न है पादप पोषक तत्वों की अनिवार्यता के सिद्धांत को लिखिए। पादप पोषक तत्वों की अनिवार्यता का सिद्धांत। अब देखो, इस सिद्धांत को जान लेते हैं। जो पादप पोषक तत्वों की अनिवार्यता का सिद्धांत है वो किसने दिया? आर्नोन और स्टाउट। यानी किसने दिया? आर्नोन और स्टाउट, या मैं शॉर्ट लिख देता हूँ AS, यानी आर्नोन और स्टाउट ने दिया। कब दिया? 1954 में दिया था, 1954 में। फिर इसकी अवधारणा लिखिए। इसकी 3 अवधारणाएं हैं। वो 3 अवधारणाएं कौन कौन सी हैं? यानी आवश्यक पोषक तत्वों के बिना पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते। दूसरी क्या है? एक तत्व की कमी दूसरे तत्व द्वारा पूरी नहीं की जा सकती। तीसरी क्या है? ये जो तत्व हैं वो पादपों की वृद्धि में सीधे ही सन्निहित होते हैं। 3 इसकी क्या हो गई? 3 इसके सिद्धांत हो गए। आगे हम बात करें 18वां प्रश्न,
तो वो है मृदा में पोषक तत्वों की प्राप्ति के स्रोत क्या क्या हैं, नाम लिखिए। मृदा में पोषक तत्वों की प्राप्ति के स्रोत क्या क्या है, नाम लिखिए। यानी इसका सीधा सीधा अर्थ है कि मृदा को पोषक तत्वों की प्राप्ति कैसे होती है वो आपको बताना है। तो कैसे होगी, एक तो हम देसी खादों का प्रयोग करेंगे, एक हम उर्वरकों का प्रयोग करेंगे, देसी खादों का प्रयोग और उर्वरकों का प्रयोग। इसके द्वारा क्या होगी, मृदा को पोषक तत्वों की प्राप्ति होगी। अब वो कैसे होती है वो आप थोड़ा सा विस्तार से इसमें लिख सकते हो। आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं अपने 19वें प्रश्न की। अब देखिए 19वां प्रश्न कौन सा है अपना, कार्बन चक्र क्या है, चित्र द्वारा समझाइए। इसमें आपको कार्बन चक्र की परिभाषा लिखनी है, फिर उसके चित्र के द्वारा समझाना है। अब परिभाषा कैसे लिखोगे, कार्बन चक्र क्या है, यानी जो अपना वातावरण है या वायुमंडल है, वायुमंडल में और मृदा में कार्बन की जो आवागमन की प्रक्रिया है उसको हम क्या कह देते हैं, कार्बन चक्र कह देते हैं। यानी जैसे कोई पेड़ होगा, पेड़ से क्या छूटेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वो कहाँ जाएगी, मृदा में, फिर मृदा से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के कहाँ आएगी, वायुमंडल में आएगी। इस प्रकार से क्या होता है, ये कार्बन चक्र चलता रहता है। आगे हम बात करें अगला प्रश्न, मृदा ह्यूमस के कोई 4 गुण लिखिए। यानी इसमें मृदा ह्यूमस की 4 विशेषताएं लिखनी है। तो पहला आप लिख सकते हो कि ये कैसा होता है, भूरे रंग का होता है। दूसरा ये कोलाइडी प्रकृति का होता है। तीसरा आप लिख सकते हो कि ये जैविक पदार्थ होता है। चौथा आप लिख सकते हो कि इसकी उपजाऊ प्रकृति सर्वाधिक होती है। ये आप क्या लिख सकते हो, 4 गुणधर्म इसके लिख सकते हो। आगे हम बात करें 21वां प्रश्न, गोबर खाद एवं वर्मी कंपोस्ट में कोई 2 अंतर लिखिए। गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट में कोई 2 अंतर। अब देखिए पहला तो बनाने का तरीका ही हो जाएगा। पहले अंतर की अगर हम बात करें तो बनाने का तरीका, गोबर की खाद किससे बनाई जाती है, गोबर से। वर्मी कंपोस्ट किससे बनाया जाता है, केंचुओं से। वर्मी कंपोस्ट केंचुओं से बनाया जाता है। दूसरी बात करें, गोबर खाद में नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है, 0.5%, और केंचुए की खाद में कितनी पाई जाती है, 1.5 से 2.5%। क्या लिख सकते हो आप, कोई भी 2 अंतर यहाँ पर लिख सकते हो। आगे अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, खली या ऑयल केक क्या है, उदाहरण सेंस लिखिए। खली या ऑयल केक, तो खली क्या है, जो तिलहनी फसल है, तिलहनी फसलों से तेल प्राप्त करने के पश्चात जो अवशेष शेष बचते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, खली कहते हैं। जैसे सरसों की खली, बिनौले की खली, मूंगफली की खली, ये सभी क्या है, खली के उदाहरण हैं। हम इसको सामान्य भाषा में कह देते हैं पीना, अपनी जो सामान्य भाषा जिसको पशु खाता है, पशु का चारा है खली। अगला प्रश्न है, ब्राउनी गति क्या है समझाइए। ब्राउनी गति क्या है समझाइए। अब देखो ब्राउनी गति, जो कोलाइडी कण हैं, कोलाइडी कण एक बिंदु से अनिश्चित दिशा में गति करते हैं। कोलाइडी कण एक बिंदु से अनिश्चित दिशा में गति करते हैं और इन अनिश्चित गति को ही क्या कह देते हैं अपन, ब्राउनी गति कहते हैं। जैसे मान लो ये एक बिंदु है, एक बिंदु यहाँ से चलना चालू करेंगे और ये चारों तरफ क्या होगा, अनिश्चित दिशा में वृद्धि करेंगे, और इस अनिश्चित दिशा की प्रकार की ही वृद्धि को हम क्या कह देंगे, ब्राउनी गति। ये क्या हो गई, ये ब्राउनी गति हो गई। यानी कोलाइडी कणों की अनिश्चित दिशा में गति को क्या कह देते हैं, ब्राउनी गति कह देते हैं। आगे हम बात करें अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, उभय प्रतिरोध क्या है, उभय प्रतिरोधी विलयन के गुण लिखिए। उभय प्रतिरोध क्या है, उभय प्रतिरोधी विलयन के गुण लिखिए। अब ये प्रश्न 2 भागों में बट गया। यानी पहला तो उभय प्रतिरोध क्या है, दूसरा उभय प्रतिरोधी विलयन के गुण। देखिए उभय प्रतिरोध क्या है, उभय प्रतिरोध ऐसा मिश्रण होता है जिसमें थोड़ी मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर पीएच पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी ऐसा मिश्रण जिसमें अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर पीएच पर कोई परिवर्तन ना हो, क्या कहलाएगा, उभय प्रतिरोध कहलाएगा। उभय प्रतिरोधी विलयन का गुण, अब गुण क्या हो जाएगा कि इन विलयनों में थोड़ी मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर इनके पीएच मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, अम्लीय और क्षारीय मृदाओं में उभय प्रतिरोध पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। आगे हम बात करते हैं खंड सा। ये अपना खंड बा था, बा कंप्लीट हो गया। आगे हम तीसरे खंड की बात करते हैं और तीसरा खंड है खंड सा। और एक और चीज़ बता दूं, जो खंड सा के जो सभी प्रश्न हैं वो प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, जैसा कि हमने आगे दर्शा दिया है। प्रत्येक प्रश्न के आगे अंक लिखे हुए हैं, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। तो हम बात करते हैं खंड सा की। इसका पहला प्रश्न है, मृदा में कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए। मृदा में कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं। तो मृदा में 4 प्रकार के अवयव होते हैं। जैसे मैं बात कहूँ, जल, वायु, खनिज पदार्थ और जैविक पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ। अब इनका थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पर वर्णन करना है। आगे हम बात करें इसके अथवा में जो प्रश्न दे रखा है, अथवा में दे रखा है, पृष्ठ मृदा
एवं अवमृदा में अंतर लिखिए। पृष्ठ मृदा होती है ऊपर की मृदा और अवमृदा होती है नीचे की मृदा, दोनों में आपको अंतर लिखना है। उसके बाद भूपर्पटी को परिभाषित कीजिए। भूपर्पटी यानी पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है उसको क्या कहा जाता है? भूपर्पटी कहा जाता है। इसमें आपको केवल इसकी परिभाषा लिखनी है। आगे हम बात करें अगला प्रश्न दही क्या है, इसे बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। अब इसमें दही आपको बताना है। दही क्या है? दूध को एक निश्चित तापमान पर गर्म करने के पश्चात इसमें जामन मिलाने पर जो पदार्थ बनता है उसको क्या कहते हैं? दही। अब इसे बनाने की विधि आपको बतानी है कि किस तरह से दही बनाया जाता है। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला और 27वां प्रश्न है खाद एवं उर्वरक में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। खाद और उर्वरक में उदाहरण सहित अंतर, इसमें आपको खाद और उर्वरक में अंतर लिखना है। जैसे खाद का निर्माण कहाँ होता है? प्राकृतिक रूप से। उर्वरक कहाँ बनाया जाता है? कृत्रिम रूप से बना पदार्थ है, कारखानों में बनाया जाता है। खाद द्वारा पोषक तत्व धीरे धीरे प्राप्त होते हैं, उर्वरक से पोषक तत्व तीव्र गति से प्राप्त होते हैं। खाद कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता फसल को, तो उर्वरक है वो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इस तरह से आप कोई भी 6 या 7 अंतर लिख सकते हैं। आगे इसकी अगर अथवा की बात की जाए तो इसमें प्रश्न है मृदा में धनायन विनिमय की क्रियाविधि एवं महत्व को समझाइए। अब यहाँ आपको मृदा में धनायन विनिमय किस तरह से होता है और इसकी क्रियाविधि एवं महत्व, यानी इसकी क्या क्रियाविधि है और इसका महत्व क्या है, वो आपको इस क्वेश्चन में लिखना है। तो ये हो गया अपना खंड सी या सेक्शन सा। अब हम आगे बात करें, अंतिम जो खंड आता है अपना वो है खंड द। और खंड द में जो भी प्रश्न होंगे वो प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। वैसे हमने आगे हर क्वेश्चन के आगे अंक दे रखे हैं, लेकिन फिर भी हम बता दें कि खंड दा का कोई भी प्रश्न अगर आए तो खंड दा का हर प्रश्न 4 अंक का होगा। जैसे मैं प्रथम प्रश्न की बात करूं, लवण प्रभावित मृदाएं क्या है, इनके बनने का कारण व सुधार के उपाय लिखिए। इस प्रश्न को 3 भागों में बांट दिया। पहला प्रश्न क्या हुआ? लवण प्रभावित मृदाएं क्या है, यानी यहाँ आपको बताना है कि लवणीय मृदाएं क्या है। फिर इसके बाद इनके बनने का कारण बताना है आपको। फिर इसके बाद सुधार के लवणीय मृदाओं का सुधार किस तरह से किया जाता है। अब इसके अथवा में एक प्रश्न दे रखा है, उसको देख लेते हैं कि नहीं 2 मृदा सुधारकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये प्रश्न बहुत टिपिकल है और मोस्ट भी है कि नहीं 2 मृदा सुधारकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। मृदा सुधारक जैसे मान लो मैंने ले लिया एक जिप्सम, क्या ले लिया? जिप्सम। एक तो जिप्सम ले लिया, जिप्सम क्या है कि मृदा सुधारक है। दूसरा ले लिया चूना। आप दोनों ही पदार्थों का क्या कर सकते हैं? वर्णन यहाँ पर कर सकते हैं, जिप्सम और चूना का। इस तरह से आपको 2 पदार्थों का वर्णन करना है। आगे हम बात करें 29वें प्रश्न की, तो वो है यूरिया उर्वरक को निम्न के आधार पर वर्णित कीजिए। यूरिया उर्वरक को निम्न के आधार पर वर्णित कीजिए। रासायनिक सूत्र, आपको यूरिया का रासायनिक सूत्र बताना है NH2CONH2। उसके बाद संगठन, इसमें कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं। उसके बाद इसके गुण, इसके क्या क्या गुणधर्म होते हैं यूरिया के। उसके बाद मृदा में प्रभाव, यानी मृदा में यूरिया का प्रयोग करने से क्या प्रभाव होते हैं वो आपको यहाँ पर बताने हैं। अब हम बात करते हैं अपने अथवा वाले प्रश्न की, यानी इसमें जो अथवा दे रखा है लास्ट वाला प्रश्न, उसमें बात कर लेते हैं। अंतिम प्रश्न अपना, अब अंतिम प्रश्न है विभिन्न फसलों में नाइट्रोजन तत्व की कमी के लक्षण एवं नाइट्रोजन की अधिकता से होने वाली हानियाँ लिखिए। अपना अंतिम प्रश्न है विभिन्न फसलों में नाइट्रोजन तत्व की कमी के लक्षण। अब देखो नाइट्रोजन है, इसकी कमी के लक्षण आपको लिखने पहले, उसके बाद इसकी अधिकता से होने वाली हानियाँ, यानी नाइट्रोजन की अधिकता से फसलों में कौन कौन सी हानियाँ होती हैं वो आपको लिखनी है। इसके अथवा में भी प्रश्न दे रखा है, वो है मृदा में निम्न तत्वों के कार्य लिखिए। मृदा में निम्न तत्वों के कार्य, अब कौन कौन से तत्वों के कार्य लिखने हैं? सल्फर के कार्य लिखने हैं आपको, पोटेशियम के कार्य लिखने हैं, लोहा के कार्य लिखने, केरोटिन के कार्य लिखने। यानी या तो आप ऊपर वाला कर सकते हैं, अगर ऊपर वाला ना आए तो ये नीचे वाला कर सकते हैं। अथवा में आप जानते ही होंगे कि दोनों प्रश्न नहीं किए जाते हैं, उनमें से कोई एक ही किया जाता है। तो ये थी अपनी केमिस्ट्री की प्रश्नोत्तरी। एग्रीकल्चर की प्रश्नोत्तरी हमने पहले करा दी है और वो हम कमेंट में डाल भी देंगे। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो कमेंट में जाकर के वो वाला वीडियो भी देख लें। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाह रहे हो कि आपको ये वाली PDF मिल जाए क्वेश्चनों की, तो ये वाली PDF लेने के लिए हम जो नंबर दिखा रहे हैं उस नंबर पर व्हाट्सअप करते हैं, ये PDF आपको मिल जाएगी। और भी बहुत सारी जो PDF हैं क्वेश्चन पेपर्स की वो आपको मिल जाएगी। जो हमारा नंबर दे रखा है इस नंबर पर मैसेज करते हैं।